स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के खजानिया सुनो। ये देखते हैं आज की बड़ी खबर। हाल के हफ्तों में 100 से अधिक भारतीय नागरिक, जिनमें से कई हरियाणा से हैं, इलीगल इमिग्रेशन के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका से निष्कासित कर दिए गए। और कर्नल ने यूपी पुलिस अधीक्षक डीएसपी राजीव कुमार के अनुसार 100 से अधिक लोग भारत लौट चुके हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा हरियाणा से है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 60 लोग कर्नल से हैं और जिन्होंने बताया कि उन्हें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन यदि उन्हें मिलती है तो वो कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। सूचना के हिसाब से तो जैसे ये अभी न्यूज़ में चल ही रहा है, 100+ लोग अभी वापस आए हैं। उनमें से बहुत मेजर चंक हरियाणा का भी है। एंड एज पर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन 7 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जो जिला करनाल से बिलोंग करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई उनकी इंटीमेशन या इस रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। यदि आएगी उस पर भी कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग 2 नंबर के लीगल माध्यम 2 नंबर का कोई भी इशू हो वो तो नहीं करना चाहिए। अगर आपने जाना भी है तो वेरीफाइड इमिग्रेशन के थ्रू ही जाएं, स्टूडेंट वीज़ा हो या जो भी है। आप अगर डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको नकारात्मक ही देखने को मिलता है। वहाँ भी आपको समस्या आती है और इसमें बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है। लोगों अपने जीवन भर की पूंजी कई बार ज़मीन बेच के, प्लॉट बेच के, इन्वेस्ट करके देन उसको बाहर भेजते हैं। बट बाद में कई बार तो लाइफ रिस्क भी रहता है। और जो लोग ये डोंकी के रास्ते भेजते हैं तो वो बड़े खतरनाक रास्ते से उनको भेजते हैं। इसमें लाइफ रिस्क भी, कईयों का तो एक बच्चा ही होता है। तो अपील यही है कि अपने सुनहरा भविष्य खोजने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी के साथ प्लस अपनी जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ न करें। यदि आपने जाना है तो वेरीफाइड माध्यम से ही जाएं। ये है, हमारे पास केसेस बहुत हैं, मल्टीपल जो इसमें अरेस्ट हैं वो हो रही हैं, आगे भी अरेस्ट होंगी। जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोगों का लूटा हुआ पैसा है वो भी रिकवर करके उनको वापस दिया जाएगा। इन लोगों की जो कंप्लेंट आती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? वो कंप्लेंट के उस पर डिपेंड करता है जी, कंटेंट क्या है, कि किन लोगों ने इनको भेजा, क्या वो वेरीफाइड लोग थे या अनवेरीफाइड थे, उसमें अपना किस माध्यम से ये गए, कितना इनका मनी इन्वॉल्वमेंट है। जो भी सूचना आएगी, जैसे मैं बताता हूँ, तथ्यात्मक उसकी पुष्टि की जाएगी। पुष्टि करने के बाद जो कानून संगत कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी। करनाल में काफी जो लोग एजेंट हैं बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, वो भी चेकिंग। बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो मतलब काम कर रहे हैं, वो अभी अरेस्टेड हैं जी। तो अब उसमें कई माध्यम से होता है जी। एक एजेंट बन गया, एक सोर्सर होता है, सोर्स। तो जिनके पास नहीं है तो लोग जो इनको अप्रोच करते हैं, टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं आती जी। जब वो पैसा इनका फंस जाता है या फिर बाहर जाने के बाद डिपोर्ट की स्थिति आती है, तब सूचना आती है। तो पुलिस के पास देरी से सूचना आने के कारण भी कई लोग समय रहते कार्रवाई से बचते हैं। बट अगर कोई समय रहते कार्रवाई सूचना दे देता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई हो जाती है। ये लगभग ये जो केसेस का आंकड़ा है ये तो 2024-25 के केसेस हैं। और ये इसमें से काफ़ी केस ऐसे हैं जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके कोर्ट में भी जा चुके हैं, केस दर्ज होते रहते हैं। आरोपियों की धरपकड़ करके और उनमें नियमानुसार कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में भी हम चार्जशीट करते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर इसकी अपनी दुकान थी, यो एजेंट के चक्कर में आ गया। एजेंट बोले मैं तेरे को जल्दी पहुँचा दूँगा, और मेरे पे लड़के ने ज़्यादा प्रेशर पा दिया कि मैं जाना चाहता हूँ। एजेंट ने उसको ज़्यादा वो कर दिया था, गुमराह कर दिया था, और बोला जी 1 महीने के अंदर जो है ना तेरे को वहाँ पर पहुँचा देंगे। लेकिन 8-9 महीने जो है ना एजेंट ने ख़राब करे और पैसे भी ज़्यादा लग गए हैं। 40-45 लाख रुपया लग गया है। और ये 19 तारीख को जो है USA बॉर्डर पार कराया था इसने, और तुरंत यदि पकड़ के उन्होंने जो है ना इसको अपने पास रखे 5-7 दिन, और फिर उसके बाद यहाँ वापस कर दिया। किस तरीके से, कौन से रास्ते से ये गया था? रास्ता तो यही सिलाडोर वगैरह यही रास्ता है, जो जंगलों वाला रास्ता है, जो नदी नाले जो भी हैं जिसे पता लग गया है उसी रास्ते से गए हैं। कुल कितने महीनों में वहाँ इसको 4-5 महीने तो इसने यहीं घुमा के रखा, 4 महीने और 6 महीने लगे इसको आगे पहुंचने में। फिर ये दुबई से इधर घुमाता रहा ये एजेंट, और फिर जाके इसने जो है ना 3-4 महीने में जो है ना इसको वहाँ पर आगे पहुँचाया।
कौन से महीने की किस तारीख को ये पहुंचे? ये 19 जनवरी को जो है ना यूएसए पहुंच गया था। एजेंट ने बताया था कि डोंकी के रास्ते जाया जाएगा या उस टाइम तो नहीं कह रहा था जी, कोई कहीं पैदल 2 मिनट का भी पैदल का रास्ता नहीं है। आपका लड़का जो है ना केवल जहाज़ों से जाएगा या कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़ी तो टैक्सी से जाएगा, पैदल तो नहीं कहा, 1 मिनट का भी रास्ता नहीं है कहीं भी। ये मेरे को विश्वास दिलाया था। क्या क्या आपको परेशानी आई, कितना पैसा आपने किस तरीके से अरेंज किया एजेंट को देने के लिए? इसने अपनी दुकान बेच दी, का सामान बेच दिया सारा, और कुछ मेरे जो पेंशन के पैसे थे वो लग गए, जो मेरे उसके अपना रिटायरमेंट के पैसे थे। किस चीज़ की दुकान थी, कहाँ थी? इसकी मोबाइल की दुकान थी अपनी। अम्बाला से। तो क्या सरकार से उम्मीद करते हैं? क्या मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि भाई ऐसे जो आदमी धोखे से भेज रहे हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बेटे की नौकरी वगैरह की डिमांड करेंगे सरकार से? हाँ जी, बेटे को कुछ नौकरी वगैरह या पैसा वापसी करवाने के लिए कुछ डिमांड? भाई यही तो कर रहे हैं, अभी कोई ना कोई पैसा मिल जाए वापसी। एजेंट के खिलाफ शिकायत भी देंगे? हाँ जरूर देंगे। कितने भाई बहन है ये 2 भाई हैं। दूसरा भाई क्या करता है? दूसरा भाई अपना काम करता है। वो ये अम्बाला में ही है? नहीं, बाहर है। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਜੀ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ, 7-8 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਨਿਊ ਚੈਨਲਾਂ ਥਾਣੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ? ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਯੂਐਸਏ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ? ਪੈਸੇ 40-45 ਲੱਖ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ? ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਕਮ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਲੀ ਬਣਾ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਡੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰੀ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੇਜੋ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ग्रीक विदेश मंत्री जॉर्ज जेरापेट्रिटिस से मुलाकात की ताकि भारत और ग्रीस के बीच व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। जयशंकर ने बढ़ते संबंधों पर प्रकाश डाला, जिसमें बार बार प्रधानमंत्री की यात्राएं शामिल हैं और व्यापार, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी में सहयोग पर जोर दिया। Excellency, it's a great pleasure to welcome you again in New Delhi, and I am also very pleased you brought a very distinguished delegation along with your Deputy Foreign Minister. I know in the last year, really our relationship has seen really a huge upswing. It's not many relationships where we can say we've had a rapid exchange of prime ministerial visits as quickly as that. We have, of course, a very strong political comfort, a societal connection, a people-to-people understanding. But like any relationship, we would like, the more contemporary forms, more trade, more investment, more technology collaboration. Perhaps also look to see whether we can work together on connectivity. We also are very
appreciative of the fact today that you are a member of the UN Security Council. We have been ourselves a member fairly recently, so you shoulder a lot of international responsibility at a very important time. So that also makes our discussions very valuable. Once again, I welcome you today. I would like to have, I'm very confident I will have a good discussion on our bilateral cooperation, but I would be very interested in your regional perspectives, on your global understanding, and on your multilateral insights. Thank you. Delegation, I would like to thank you for the warm hospitality. It's a great pleasure, but above all, it's a great honor to be here at the heart of the largest democracy of the world. In the last couple of years, the bilateral relationship between India and Greece has been upscaled tremendously. It's important that we represent two very strong, very solid, very resilient civilizations, and there is a very high esteem on the part of our people to the people of India. And we would like to really upscale our bilateral relationship in all respects, both in terms of trade, including tourism, defense, culture, but also in terms of geopolitics, because we are two states, two governments with a very like-minded attitude when it comes to geopolitical challenges. There are a lot of issues currently in huge turmoil for the whole world, so it's important that we coordinate. At the moment, we, as members of the UN Security Council, we would also like to echo the voice of India within the United Nations, and we would like to be also your getaway to Europe. We would like to be credible, reliable interlocutors when it comes to the European Union-India relationship. I think it's a unique opportunity for us this year, celebrating 75 years of diplomatic relations, to actually intensify our bilateral relationship, identifying investment opportunities, and cooperate at very challenging times. So once again, thank you so much. I'm looking forward to have a very fruitful discussion, and please consider Greece as a friendly and brotherly country. Thank you. आरबीआई ने अपनी रेपो दर को 50 आधार अंकों से घटाकर 6.50% कर दिया, जो लगभग 5 वर्षों में पहली बार दर में कमी है। यह कदम भारत की अर्थव्यवस्था के सुष्ठु विकास के बीच आया है, जो इस वर्ष 6.4% रहने का अनुमान है। दर में कमी का कारण कम विकास के बावजूद महंगाई में कमी है। आरबीआई को उम्मीद है कि इस वर्ष महंगाई औसतन 4.8% रहेगी और अगले वर्ष 4.2% पर गिर जाएगी। Decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. Consequently, the Standing Deposit Facility, SDF, the SDF rate shall be at 6.0%, and the marginal standing facility rate, also called the MCF rate, and the bank rate shall be 6.5%. The MPC also decided unanimously, again, to continue with the neutral stance. Taking all these factors into consideration, the RBI has estimated that real GDP growth for the next year to be at about 6.7%, with Q1 at 6.7%, Q2 at 7%, Q3 at 6.5%, and Q4 too at 6.5%. The risks are evenly balanced. Coming now to inflation, headline inflation, after moving above the upper tolerance band
in October has since registered a sequential moderation in November and December, standing at 5.2% now. Going ahead, food inflation pressures, absent any supply side shocks, should see a significant softening due to good Kharif production, winter easing as we witness every year in the vegetable prices, and a favorable Rabi crop prospect. समाजवादी पार्टी एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा किया। ये कहते हुए कि भाजपा इस तरह चुनाव लड़ती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि चुनाव आयोग मारा हुआ और उन्हें इससे एक सफ़ेद कपड़ा अर्पित करना चाहिए। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के चैंपियन बन गए हैं और इसीलिए फर्जी तरीके से फोटो, वीडियो, ऑडियो के द्वारा लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जान चुके हैं कि मिल्कीपुर का परिणाम उनके हाथ से निकल चुका है। मिल्कीपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिल चुका है और इसीलिए हताशा में, निराशा में आकर के झूठे वीडियो, फोटो के आधार पर, ऑडियो के आधार पर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली में अब उनका विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए परिणाम के बाद वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के साथ साथ पूरी निर्वाचन की प्रणाली पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। कल दिल्ली विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ और उसी के साथ उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित अयोध्या संसदीय क्षेत्र की मिल्कीपुर विधानसभा में भी उपचुनाव संपन्न हो गया। इसके क्या परिणाम आएंगे ये तो 8 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान आया है जिससे संवैधानिक संस्थाओं पर हमला होता नजर आता है। अखिलेश यादव ने बोला कि चुनाव आयोग मर गया है, चुनाव आयोग को सफेद चादर भेंट करनी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब वो चुनाव आयोग जैसी संस्था को नहीं मानते। इसके जवाब में रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय भाजपा पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी या जो भी विपक्षी पार्टियां जीतती हैं तब कोई गुस्सा किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पर नहीं आता है, लेकिन जैसे ही जब उन्हें लगता है कि अब वो हार रही हैं तो या तो ईवीएम का रोना रोते हैं या फिर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते नजर आते हैं। अब इन दोनों में जिसकी भी बात सही हो, लेकिन यह तो तय ही है कि मिल्कीपुर में जिस तरह से अखिलेश यादव की बॉडी जेस्चर था और जो जवाब था, उसकी जवाब से ऐसा लग रहा है मानो मिल्कीपुर की मिल्कियत अखिलेश यादव की पार्टी से छूटती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ मैं शिव कृपाल मिश्रा, स्टेट हेड, लखनऊ। जैसे जैसे परीक्षा का मौसम नज़दीक आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली के सुंदर नर्सरी में छात्रों के साथ एक नए और अनोखे तरीके से बातचीत करते हुए देखे गए। परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण से पहले वीडियो में हम देख सकते हैं कि पीएम मोदी छात्रों के साथ परीक्षा से संबंधित संदेह, तनाव और चिंता पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन हंसी मजाक और मीठे इशारों के साथ। पीएम मोदी ने अपने स्कूल जीवन से जुड़ा एक स्थान साझा किया और कहा कि उन्हें स्कूल जीवन में उनके शिक्षकों ने उनकी लिखावट सुधारने में बहुत प्रयास किए, लेकिन वो अपने कौशल को विकसित नहीं कर सकी। विभिन्न राज्यों के छात्र उपस्थित थे और एक छात्र ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करते समय ऐसा नहीं महसूस किया, बल्कि वो एक दोस्त की तरह थे।
अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।